नेक्स्ट पार्ट। वो गहरी नींद में थी जब कोई आवाज सीटी की तरह इसके सामान में गूंजी। काफी देर बाद इसने भारी पपोटे पर मुश्किल उठाकर अंधेरे में जलते बुझते रोशनी के मंबे की तरफ देखा। मोबाइल बदिक्कत इसने बाजू बढ़ाकर बजता हुआ मोबाइल उठाया। जहान कॉलिंग। इसकी सारी नींद उड़ गई। रात के 3 बज रहे थे। वो एकदम उठी और कॉल पिक की। सारी नाराजगी रात की खामोशी में तहलील होगी। जहान। इसकी आवाज अभी भी नींद से बोझल थी। हया। वो धीमी आवाज में कहता, जरा सा रुका। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? बैकग्राउंड के साथ टेक लगाते हुए इसने रिमोट उठाकर एसी ऑफ किया। कमरा बहुत ठंडा हो चुका था। फाइन, तुम सो रही थी? हाँ। उस वक्त मैं फुटबॉल तो खेलने से रही। इसने सोचा। मम्मी सो रही हैं? जाहिर है। उठाऊं इन्हें? नहीं नहीं, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मामू हैं या ड्राइवर? वो जैसे सोच सोच कर बोल रहा था। नहीं, अब्बा और अम्मा शाम में लाहौर गए हैं। कोई फौतगी हो गई है, सुबह ही आ जाएंगे। क्यों? वो एकदम चौंकी। तुम कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट पे हूँ और मुझे तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मालूम। तुम मुझे लेने आ सकती हो? ओह हाँ, तुम रुको, मैं आ रही हूँ। वो लिहाफ फेंककर तेजी से बिस्तर से उतरी। मुंह धोकर अबाया पहनकर वो चाबी लिए खामोशी से बाहर निकल आई। ड्राइवर अब्बा के साथ गया था। वैसे भी वो पार्ट टाइम था, ऐसे में वो खुद जाए, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं था। इस्लामाबाद की खूबसूरत साफ सुथरी सड़कें खाली पड़ी थी। अभी रात बाकी थी। स्ट्रीट पोल्स की जर्द रोशनी सड़क को जगमगा रही थी। एयरपोर्ट पहुंचकर इसने जहां को कॉल करके आने का पैगाम दिया। इसका तुर्की का नंबर रूमिंग पे था। अस्सलाम वालेकुम। चंद ही मिनट बाद वो दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पे बैठा। एक चमड़े का भूरा दस्ती बैग अपने कदमों में रखा और सीट बेल्ट पहनने लगा। वालेकुम अस्सलाम। इग्निशन में चाबी घुमाते हुए हया ने जरा की जरा निगाह फेंक कर इसे देखा। वो स्याह पैंट में आधे आस्तीन वाली ग्रे टी शर्ट पहने हुए था। वही माथे पे गिरते जरा बिखरे बिखरे बाल। एयरपोर्ट की बत्तियां अंधेरे में इसके चेहरे को नीम रोशन किए हुए थी। वो इससे पहले से जरा कमजोर लगा था। इसे तुर्की से आया अभी 1.5 हफ्ता ही हुआ था, मगर फर्क भी वाज़ेह था। कार सड़क पर रवाना थी। दोनों खामोश थे। आखिरी मुलाकात का बोझल पल और तनाव अभी दरमियान में हायल था। मम्मी उठी तो नहीं? नहीं। वो जरा देर को रुकी। तुम आए क्यों नहीं? सब पूछ रहे थे। मसरूफ था। वो गर्दन जरा तिरछी किए बाहर वीरान अंधेरे सड़क को देख रहा था। वो खामोश हो गई। कहने को कुछ जैसे नहीं था। क्या तुम मुझे पहले कब्रिस्तान ले जा सकती हो? हया ने सर हिला दिया। कब्रिस्तान घर से ज्यादा दूर ना था। जल्दी वो पहुंच गए। बाहर नीला सा अंधेरा छाया हुआ था। सवालिया निशान की सूरत बने 7 बहन भाई, 7 सितारे आसमान पर चमक रहे थे। फूफा की कब्र आपके दादा की कब्र के साथ ही है, हया ने इसे बताया। अहाते में जहान के वालिद और दादा की कब्रें दाखिली दरवाजे के साथ ही एक तरफ थी। एक दरख्त इसके दादा की कब्र पर साया किए रखा था। वो सीने पे बाजू लपेटे कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पे ही खड़ी हो गई। यहाँ से वो जहान को बासानी देख सकती थी। जहान ऐसा ऐसा कदम उठाता दोनों कब्रों के पास आया। फिर धीरे से वो सिकंदर शाह की कब्र के सामने पंजों के बल बैठ गया। दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। अब वो दुआ मांग रहा था। हया इसके अकब में थी, वो सो इसका चेहरा नहीं देख सकती थी। दुआ के बाद वो काफी देर सर झुकाए एक पंजे के बल कब्र के सामने बैठा रहा। उंगली से वो मिट्टी पे लकीरें खींच रहा था। फिर जब वो उठा तो हया जाने के लिए पलट गई। घर आकर वो अंदर दाखिल हुआ तो हया ने आहिस्तगी से लॉन्च का दरवाजा बंद किया और 2 उंगलियों से निकाब नीचे खींचते हुए उतारा। तुम आराम कर लो, ऊपर कमरा दिखा देती हूँ। वो अजनबी से अंदाज में कहती सीढ़ियां चढ़ने लगी। जहां खामोशी से इसके पीछे ऊपर आया। दस्ती बैग हाथ से पकड़कर कंधे में डाल लिया था। हया दरवाजा खोलकर एक तरफ खड़ी हो गई। साफ सुथरा कमरा, गेस्ट रूम। कुछ खाओगे? इसने चौखट पर खड़े किसी रस्मी मेजबान के लहजे में पूछा। जहां ने बैग बेड पे रखा और साथ बैठा। बस एक चाय का कप। मेरे सर में बहुत दर्द है। वो झुककर जॉगर्स के तस्मे खोल रहा था। वो उल्टे कदमों वापस पलटी। चंद मिनट बाद जल्दी जल्दी चाय बनाकर लाई। वो बेड पे नींद दराज आंखों पे बाजू रखे हुए था। चाय? इसने कप साइड टेबल पे रखा। वो हिला तक नहीं। जहां मगर वो सो चुका था। हया की निगाहें इसके पांव पे फिसली। जॉगर्स के तस्मे खोल चुका था मगर उतारे नहीं थे। पता नहीं क्यों इसे तरस आया था। शायद वो थका हुआ था, शायद बीमार था। इसने एसी ऑन किया और वो दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। सुबह वो देर से उठी। लॉन्च में आई तो फातिमा और फूफो चाय पी रही थी। 11 बज चुके थे। नूर बानो, मेरा नाश्ता। नूर बानो को पुकार कर वो इनके पास आ बैठी। फातिमा लाहौर वालों का तस्करा ही कर रही थी। आप लोग कब आए? सुबह 8 बजे पहुंच गए थे। तुम सो रही थी, फातिमा मुस्कुराकर कहने लगी। ओ अच्छा, जहान उठ गया?
हया की निगाह सीढ़ियों के ऊपर फिसली तो यूं ही लबों से निकला और वो दोनों एकदम इसे देखने लगी। जहान, ओह वो एकदम सीधी, वो सुबह पहुंच गया था ऊपर कमरे में, आपको नहीं पता चला? नहीं, वो आ गया। सबीन सिकंदर के चेहरे पर एकदम चमक सी उभरी, खुशगवार सी हैरत। वो बाप के जनाजे के तीसरे दिन पहुंच रहा है मगर इधर कोई नाराजगी नहीं। जी मैं देखती हूँ। वो खुद ही उठाई। ऊपर इसके कमरे का दरवाजा खोला तो यकबस्ता हो चुका था। एसी तब का ऑन था। इसने जल्दी से एसी बंद किया और पंखा चला दिया। जहान उसी हालत में जूं का तूं सिमट लेटा था, आंखों पे बाजू रखे। वो शायद नींद में भी किसी को अपनी आंखें पढ़ने नहीं देता था। सफाई पे धरी चाय ठंडी और पुरानी हो चुकी थी। सोचा उठा ले, फिर ख्याल आया कि रहने दे, इसको पता तो चले कि इसके लिए मैं चाय लाई थी। वो दोपहर के खाने तक भी नहीं उठा। फूफो इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी तो सो इसके उठने का इंतजार कर रही थी। दोपहर में ज़ारा आ गई। मौसम अच्छा था। दोनों ने शॉपिंग का प्लान किया मगर जब वो अबाया पहनकर बाहर आई तो फिर इसका रिएक्शन रिप्ले शुरू हो गया। तुमने अबाया कब से लेना शुरू किया? वही हैरत, सवाल, तफ्तीश तफ्तीश तफ्तीश। एक लंबा और जामे सा जवाब देकर भी इसे लगा कि ज़ारा गैर मुतमईन है और गैर आरामदेह भी। शॉपिंग करते, जूते देखते, कपड़े निकलवाते और फिर आखिर में राहत बैकर्स के सामने पार्किंग लॉन में बैठे स्कूप का स्लश पीते हुए ज़ारा बार बार एक गैर आरामदेह निगाह इस पर डालती जो पूरे एतमाद से अबाया निकाह में बैठी स्लश पी रही थी। यार चेहरे से तो उतार दो। ज़ारा, मेरा ना दम घुट रहा है ना ही मैं मरने लगी। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अगर तुम नहीं हो तो बताओ। वो एकदम संजीदगी से कहने लगी। वो हया सुलेमान थी। वो आयशा गुल की तरह हर बार नरमी से सह जाने वाली नहीं थी। जब वो अपने जमाने जाहिलियत के लिबास पे किसी को बोलने का मौका नहीं देती थी तो अब निकाब पे क्यों किसी को बोलने दे? सिर्फ हिजाबी लड़की सब्र क्यों करे? इसकी राय में बहुत ज्यादा चुप रहने को भी कमजोरी समझा जाता था। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ। ज़ारा जरा सा भौंकला गई। वो सर झटक कर स्लश पीने लगी। बाहर पार्किंग लॉट में चंद माह पहले के मनाजिर अब भी रकम थे। डॉली इसे सबसे पहले इसी जगह पे मिला था। मेजर अहमद यानी पिंकी से मिलकर जो इसे उलझन हुई थी कि वो पिंकी कैसे बना, अब वो खत्म हो गई थी। वो इसकी जॉब का हिस्सा था। पता नहीं वो बात पहले क्यों नहीं समझ सकी। वो वापस आई तो दिल जरा बोझल था। ज़ारा और इसका मदारा मुख्तलिफ हो गया था। पता नहीं डीजे अगर होती तो कैसा रद्द-ए-अमल करती। अब अजनबी का टैग तो पेशानी पे लग गया था। लॉन्च में सब बड़े बैठे थे। ताया, ताई, अब्बा, अम्मा, फुप्पो और सामने एक सोफे पे संजीदा सा बैठा जहान। वही सुबह वाले कपड़े मगर बाल गीले थे। शायद अभी भी फ्रेश होकर नीचे आया था। वो सलाम करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पे पहुंचकर इसे लगा वो इसे देख रहा है। इसने बेख्तियार पलट कर देखा। जहान ताया फुरकान की तरफ मुतवज्जा था। वो इसे नहीं देख रहा था। वो सर झटक कर अंदर आ गई। दोबारा इसकी जहां से मुलाकात आते खाने पे हुई। वो जरा देर से डाइनिंग टेबल पे पहुंचा। अब्बा मरकजी कुर्सी पे थे। हया फातिमा के साथ एक तरफ बैठी थी। जहान ने जो कुर्सी खींची वो हया के बिलमुकाबिल थी मगर वो इसे नजरअंदाज कर रही थी। वो भी यही कर रहा था, बल्कि वो तो शायद हमेशा से यही करता आ रहा था। कितनी छुट्टी है तुम्हारी? अब्बा खाने के दौरान पूछने लगे। वो सर झुकाए कांटे से सलाद का टुकड़ा उठाते हुए बोला, कुछ कंफर्म नहीं। छुट्टी कैसी? अपना रेस्टोरेंट है इसका, बल्कि पाशा का। इसने तखी से सोचा। 1-1.5 हफ्ता तो हूँ, फिर शायद चला जाऊं। मम्मी को यहीं अपार्टमेंट ले दूंगा। हया ने चौंक कर सर उठाया। फुप्पो, अब आप यहीं रहेंगी? इसके चेहरे पे खुशगवार सी हैरत उमड़ आई थी। सबीन फुप्पो ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर असबाब में हिला दिया। सिर्फ सिकंदर के लिए वहां थी, अब उधर रहने का जवाब पैदा नहीं होता। तो जहां आप भी यहीं शिफ्ट हो जाओ। फातिमा ने जरा दबे दबे से जोश से कहते हुए एक नजर सुलेमान साहब को देखा। वो भी जरा उम्मीद से जहां को देखने लगे। वही बेटी को अपने करीब रखने की ख्वाहिश। और अपार्टमेंट की क्या जरूरत है, यही घर है सबीन का। जहान हल्का सा मुस्कुराया। वो पूरे दिन में पहली दफा मुस्कुराया था। रहने दे मम्मी, मेरे नसीब में पाकिस्तान में रहना लिखा ही नहीं। इसकी आवाज में कुछ था कि हया हाथ रोककर इसे देखने लगी। वो सर झुकाए खाना खा रहा था मगर चेहरे पे वही मुस्कुराहट, वही चमक थी। वो कभी कभी इसके चेहरे पे देखा करती थी, खास मौकों पे, खास बातों पे। खैर, कभी वो इसकी वजह भी जान लेगी। वो धीरे से सर झटक कर खाना खाने लगी।
नेक्स्ट पार्ट। सुबह फजर पढ़कर सोने के बजाय वो ऊपर आ गई। जहान के कमरे के सामने से गुजरते हुए एक नजर इसने बंद दरवाजे पे जरूर डाली थी। कुछ चीजें करने से इंसान खुद को कभी रोक नहीं पाता। छत पे हर तरफ लहलहाते गमलों की सरहद बनी हुई थी। अब्बा का शौक मुंडेर वहां से काफी ऊंची थी। मुंडेर के साथ ही कैन का एक झूला रखा था। इस खूबसूरत सुबह में वो झूले पे आ बैठी और गर्दन मोड़कर मुंडेर के सुराग से बाहर देखने लगी। मुंडेर उसके सर से ऊंची थी, मगर डिजाइन के तौर पर बने बड़े बड़े सुराखों से नीचे कॉलोनी और सड़क साफ नजर आती थी। वो यूं ही तिरछी होकर बैठी और कॉलोनी पे उतरती सुबह देखते गई। हर सू खामोशी और ताजगी थी। कभी कभी परिंदों के बोलने की आवाज आ जाती, फिर किसी के भागने की। वो जरा चौंकी। दूर सड़क पर कोई भागता आ रहा था। ट्रैक सूट में मलबूस जॉगिंग करता शख्स। इसे एक लम्हा लगा था पहचानने में। जहां वो हैरान हुई थी। वो कब उठा कब घर से निकला मालूम नहीं। वो इसे देखते गए। जहां अब घर के सामने से गुजरकर मुखालिफ सिमत दौड़ता जा रहा था। वो गर्दन मोड़कर इसको देखने लगी। चंद कदम दूर रहकर वो ठटक कर पीछे सड़क को देखा, जैसे इसे अफसोस हुआ हो कि कोई इसे देख रहा है, मगर वो सड़क पर ही देख रहा था, ऊपर नहीं। वो जल्दी से झूले पर से उठी और अंदर दौड़ गई। वो फिर से पकड़े नहीं जाना चाहती थी। सब ट्यूलिप फूलों की मार्केट और वो दुकानदार, इसे सब याद था। नेक्स्ट पार्ट। जब जहान ने इसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वो किताबें खोले बैठी थी। दस्तक पे चौंकी और फिर सर उठाकर दरवाजा खोला। इसे सामने खड़े देखकर दिल अजीब सी मुतज़ाद कैफियत का शिकार होने लगा। हया, क्या तुम फारिग हो? वो बहुत दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। हाँ, क्यों? इसने दरवाजा जरा ज्यादा खोल दिया ताकि वो बिस्तर पर फैली इसकी किताबें देखकर जान ले कि वो हरगिज भी फारिग नहीं है। वो क्या तुम फारिग ही हो? ठीक। इसने समझकर सर हिला दिया। यानी तुम मेरे साथ मार्केट चल सकती हो? श्योर। इसे शाने उचका दिया। हालांकि इसे इस पे बहुत गुस्सा था। वो इससे मुखातिब भी नहीं होना चाहती थी। इसने हमेशा गलत बयानी ही की थी। इसे जहां से बहुत गिले थे, मगर फिर भी जाने के लिए तैयार थी। वो इसे इनकार नहीं कर सकती थी। क्या खरीदना है? ताकि उसी हिसाब से मतलूबा जगह पे जाएं। कपड़े वगैरह। जल्दी में निकला, ज्यादा सामान नहीं उठा सका। एक तो जब वो महज़िब और शाइस्ता होता था तो इससे ज्यादा नर्म हो कोई नहीं था। वो अंदर ही अंदर तिलमिलाती हुई बाहर आई थी। कोई और नहीं मिला था इसे साथ ले जाने के लिए। इसे जरूर घसीटना था अपने हमरा। शॉप पे इसका साथ देने के लिए वो भी रैक पे कपड़ों के हैंगर्स उलट पुलट के देखती रही। जहां के एक कुर्ते का हैंगर कंधे से लगाते हुए सामने कदावर आईने में खुद को देख रहा था। हया से करीबी खड़ी थी, सो आईने में भी वो नजर आ रही थी। इसका अक्स देखते हुए जहां जरा सा मुस्कुराया। तुमने वो कार्टून देखे हैं, निंजा टर्टल्स? वो मुस्कुराहट दबाते संजीदगी से पूछने लगा तो इसने सादगी से सर इस बात में हिलाया। हाँ तो? वो जवाब देने दिए बिना बेसाख्ता उमड़ डालती मुस्कुराहट दबाते हुए हैंगर पकड़े पलट गया। चंद लम्हे वो उलझी खड़ी रही। समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था। फिर कदावर आईने में अपना अक्स देखा तो फौरन समझ में आ गया। गुस्से का शदीद उबाल इसके अंदर उठा था। बमुश्किल जब्त करते हुए इसने निगाहों से जहां को तलाशा। वो वही करता है। वही कुर्ता लिया काउंटर की तरफ जा रहा था। वो बदतमीज इंसान इसके निकाब को निंजा टर्टल्स की आंखों की पट्टी से तशबीह दे गया था। इसका मूड वापसी का सारा रास्ता ऑफ रहा, मगर वहां परवाह किसको थी। नेक्स्ट पार्ट। किचन में शाम की चाय दम पे चढ़ी थी। इलायची और तलते कबाबों की मिली जुली खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो नूर बानो के सर पे खड़ी ट्रॉली में बर्तन रखवा रही थी। जिम्मेदार वो पहले भी थी, मगर तुर्की से आने के बाद हर काम अपने हाथ से करने लगी थी। अब भी नूर बानो से ज्यादा वो काम कर रही थी। बाहर लाउंज में ताया, फुरकान और सायमा ताई आए बैठे थे। अम्मा, अब्बा, फुप्पो और जहां भी वहीं थे। काम करते हुए मुसलसल से एहसास होता रहा कि जहां इसे देख रहा है, मगर जब वो रुककर इसकी गर्दन मोड़कर देखती तो वो किसी और जानिब देख रहा होता था। जहां के साथ एक ही घर में 2 दफा रही थी। एक जब डीजे की बात, वो इकट्ठे पाकिस्तान आए थे, तब इसे अपने काम से वक्त ना मिला। दूसरा जब अपनी मंगनी की रात वो फुप्पो के घर रुक गई थी, और तब जहां को अपनी फोन कॉल के इंतजार से वक्त नहीं मिला था। अब नॉर्मल हालत में वो पहली दफा एक छत तले थे और इसे एहसास हुआ था कि बहुत बेजरर, खामोश और धीमा सा इंसान था वो। ये इसका एंटी
ये इसका एटीट्यूड नहीं, फितरत थी। इसके पास से गुजरते हुए वो सलाम कर लेता, हाल अहवाल पूछता और बस। हाँ, घर में फारिग रह रहकर वो उकता जाता, तो नूर बानो के साथ किचन में कभी बर्तन धोने लग जाता, तो कभी इसे सब्जियां काट कर देता। नूर बानो बेचारी हक तक रह जाती। अगर बाहर जाता तो सुबह जॉगिंग पे। इसे पहली दफा मालूम हुआ था कि वो जॉगिंग, वॉक, वर्जिश इन चीजों का बहुत ख्याल रखता था। मगर जब घर में बहुत बोर हो गया तो एक दफा फातिमा के कहने पे हया से बाहर ले गई, मगर वो इतना तंग कर देने वाला था, यहाँ से मुड़ जाओ, वहां ले जाओ, नहीं अब पीछे चलो, लेफ्ट से क्यों मुड़ रही हो, राइट से मुड़ो क्योंकि मैं राइट हैंड ड्राइव कर रही हूँ जहान। अब इसने अपनी गाड़ी की चाबी जहान को दे दी थी। जहां जाना है खुद चले जाओ, जैसे तासुरात के साथ। इसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस था, सो मसला नहीं था। अब वो कभी कभी बाहर निकल जाता। घर के करीब इसने जिम भी ढूंढ लिया। जहान के साथ रहने में एक मसला था, वो इतनी खामोशी से बिना चाप पैदा किया घर में दाखिल होता था कि पता ही नहीं चलता था, और वो आपके पीछे खड़ा होता था। अब आते जाते चंद एक रस्मी बातों के अलावा इनकी बात ना हो पाती। चांदनी के मुजस्मे या तो चटक चुके थे या फिर बिल्कुल पत्थर बन चुके थे। आज भी वो इसे देख रहा था, मगर वो इसे पकड़ नहीं पाई थी। वो कुछ कहता क्यों नहीं है, इसे उलझन होती है। वो इसे बेएतबार करार देकर छोड़ आई थी। वो गिला क्यों नहीं करता, सफाई ना दे मगर शिकायत तो करे। लेकिन वहां अजली खामोशी थी। वो ट्रॉली धकेलती लॉन्च में लाई, दुपट्टा शानों पे फैलाकर इसने लंबे बालों को समेट कर कंधे पे आगे को डाला हुआ था। वाकई दिल तो नहीं करता, सिकंदर भाई को गए हफ्ता भी नहीं हुआ, मगर वो लोग समझते नहीं है, जल्दी मचाई हुई है। सलमा ताई कह रही थी शायद इरम की मंगनी का मामला था। हया पंजों के बल कारपेट पे बैठी चाय के कप में रखकर बारी बारी सबको पकड़ाने लगी। भाभी आप फिक्र ना करें, जब हमें एतराज नहीं है तो लोगों का क्या है। आप अल्लाह तवक्कल करके फंक्शन की तैयारी शुरू करें। फुप्पो बहुत आसान से वाजे कर रही थी कि इन्हें कोई एतराज नहीं है। असल में असजद के भाई और भाभी बाहर से आए हुए, इनकी मौजूदगी में वो फंक्शन करना चाहते हैं। थैंक्स। काया ने मुस्कुराकर इससे कप पकड़ा तो वो वापस आई और आखिरी कप जहान की तरफ बढ़ाया। वो जो खुद गौर से अब ताई की बात सुन रहा था, जरा सी निगाह उठाकर इसे देखा और कप पकड़ लिया। वो इसी इतवार का कह रहे हैं तो भाई आप हाँ कर दें, मुझे खुशी होगी। इतवार का फंक्शन, हया ने सोचा। वो चाय से फारिग होकर कमरे में आई और अलमारी खोलकर कपड़े उलट पुलट करने लगी। कोई स्लीवलेस था, किसी की आस्तीन शिफॉन की थी, किसी का दुपट्टा बारीक था। इसका एक जोड़ा अभी आइडियल हिजाबी लिबास पे पूरा नहीं उतरता था। दूसरी अलमारी का लॉक लगा हुआ था। इसने चाबी निकालने के लिए पर्स में हाथ डाला तो उंगलियां मखमली डब्बी से टकराई। वो मुस्कुरा उठी। मेजर अहमद का चैलेंज, डॉली की अमानत। इसने डब्बी खोली, स्याह यूएसबी फ्लैश अंदर महफूज रखी थी। पजल बॉक्स खुल गया था। जवाहिर का लॉकर भी खुल गया था, मगर इस लॉक को वो कैसे खोले। आखिरी लॉक, इसकी तो पहेली भी नहीं है, मगर पहेली होनी चाहिए थी। मेजर अहमद ने पहेली के बगैर कभी कोई पजल इसे नहीं दिया था। वो ताले के साथ इसे इसकी चाबी हमेशा दिया करता था। ओह, डब्बी तो मैंने देखी ही नहीं। एकदम से ख्याल आया। वो बेड पे आ बैठी और फ्लैश बाहर निकाली। वो साफ थी, कोई लफ्ज निशान वगैरह नहीं था। अब इसने डब्बी ऊपर नीचे से देखी, कुछ भी नहीं था। इसके अंदर रखे मखमली फोम को उंगलियों से पकड़कर बाहर निकाला। नीचे डब्बी के पेंदे पे स्याह मखमल का एक और टुकड़ा रखा था। इसने टुकड़ा निकालकर प्लेट में रख दिया। वहां सुनहरी धागे से 2 अल्फाज लिखे थे, स्टोरी स्वैप्ड। स्टोरी स्वैप। इसने चंबे से दोहराया। फ्लैश ड्राइव की पहेली थी, इसको हल करके ही वो आखिरी ताला खोल सकती थी। मगर इस सतर का मतलब क्या था कि कहानी को स्वैप करने से क्या मुराद हो सकती है भला। क्या ये सतर अंग्रेजी ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त भी थी? अदल बदल की गई कहानी को स्वैप करने से मुराद तो यही होती है, आप अपनी कहानी किसी को पढ़ने दें और वो जवाब में अपनी कहानी आपको पढ़ने दे। इस अजीब सी सतर का यही मतलब निकलता है, मगर कौन सी कहानी? शायद प्रोफेसर गूगल कुछ कर सके। यही सोचकर इसने कंप्यूटर ऑन किया और गूगल पे यही अल्फाज लिखकर ढूंढा, मगर ला हासिल। 2 मुतफरिक से अल्फाज थे जिनको अहमद ने जमा किया था। ये कुल
12 हरूफ थे, सो पासवर्ड नहीं हो सकते थे, मगर पासवर्ड इन्हीं में छुपा था। रात सोने से पहले तक वो इन्हीं दो अल्फाज को सोचती रही थी, मगर किसी भी नतीजे पे पहुंचने से कबल इसे नींद आ गई। नेक्स्ट पार्ट। इरम की मंगनी का फंक्शन ताया फुरकान के लॉन में मुनक्किद किया गया। फंक्शन खवातीन का था, मर्दों का इंतजाम बाहर था, मगर तैयार होते वक्त वो जानती थी कि यह फंक्शन भी इतना ही सेग्रीगेट होगा जितना दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन था। बराए नाम जनाना हिस्सा, जहां वेटर्स, मूवी मेकर्स, लड़के, कजन सब आ रहे जा रहे होंगे। पता नहीं फिर बेचारे बाकी मर्दों को अलहदा क्यों बिठाया जाता है, या फिर ऐसी शादियों को सेग्रीगेट कहने की मुनाफकत क्यों की जाती है। सोसाइटी के मेयारात जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसने अपनी 22 साल जिंदगी में कभी कोई मुकम्मल तौर पर सेग्रीगेट शादी नहीं देखी थी। ताया की सख्ती थी कि मंगनी पे दुल्हा नहीं आएगा, अंगूठी सास पहनाएगी, मगर जो खानदान के लड़के काम के बहाने चक्कर लगा रहे थे, इनमें कोई पाबंदी नहीं थी। बाहर वो अबाया लेती असूलन, इससे इधर भी अबाया लेना चाहिए था, मगर मंगनी का फंक्शन बराए नाम ही सही था, तो सेग्रीगेट लड़के वगैरह थे, मगर वो जरा दूर थे, वो मुकम्मल तौर पर मिक्स्ड गैदरिंग नहीं थी। अबाया का मकसद जीनत छुपाना और चेहरा छुपाना ही था, तो वो ये काम अपने लिबास से भी कर सकती थी। सो इसने अबाया नहीं लिया, मगर लिबास का इंतखाब अबाया के मुतबादिल और मुतरादिफ के तौर पे किया। कच्चे सेब के रंग का सब्ज पाँव को छूता फ्रॉक, नीचे ट्राउजर और कलाई तक आती आस्तीन। ये एक मशहूर ब्रांड का जोड़ा था, जो इसके साथ नेट का दुपट्टा था, सो इसने अलग से बड़ा सा दुपट्टा बनवा लिया। कच्चे सेब के रंगों का यूं गले का काम दुपट्टे में छुप गया, चेहरे के गिर्द भी दुपट्टा यूं लिपटा कि वो पेशानी से काफी आगे को था, कान भी छुप गए। सहूलत थी कि किसी आदमी को देखते ही वो थोड़ी सी उंगली से दुपट्टा पकड़कर ऊपर ले जाकर निकाब ले सकते हैं। यूं अबाया के बगैर भी जीनत छुप गई, निकाब भी हो गया और अच्छा लिबास भी पहन लिया। बैठी भी वो जरा कोने वाली मेज पे थी। गुलाबी फूलों से आरास्ता स्टेज पर इनम कामदार गुलाबी लिबास में गर्दन ऊंची की और निगाहें झुकाए बैठी थी। वो इनम को जानती थी, इसे मालूम था कि वो जबरदस्ती बिठाई गई है। इसकी सास अब इसे अंगूठी पहना रही थी। मूवी मेकर मूवी बना रहा था। पता नहीं यहाँ ताया के इस्लाम को क्या हुआ था। वेटर्स, मूवी मेकर्स, ये भी तो मर्द थे, मगर वही सोसाइटी के दोहरे मेयारात। हिजाब कपड़े का एक टुकड़ा तो नहीं होता, ये तो एक मुकम्मल अलग तर्ज जिंदगी होता है। यह तर्ज जिंदगी इतना आसान नहीं था, इसे जल्द ही अंदाजा हो गया था। तुमने दुपट्टा सर पे क्यों ले रखा है? गले का काम ही नजर नहीं आ रहा। चेहरे से तो हटाओ। मूवी मेकर वीडियो बना रहा है, सो वो चेहरे को ढके रुख मोड़े बैठी थी, और फातिमा जो जरा देर को इधर आई थी, अपनी हैरत जाहिर करने में साथ ही खवातीन के हमरा मिल गई थी। नहीं हटा सकती लेडीज, अब मैं निकाब करती हूँ, वो रसान से जवाब दे रही थी, मगर फिर क्यों? और यार फंक्शन पे तो खैर होती है। खैर मुझसे पूछो कि कितना बड़ा शर है। अब वो दिल बदल रही थी, हिजाब से नहीं लोगों से। या अल्लाह, लोग खामोश क्यों नहीं रहते? इतना क्यों सवाल करते हैं? सारिश, सना और असजद की बहनें अब डांस की तैयारी कर रही थी। इन्हें कोई नहीं टोक रहा था। सीरियस मैंने फिरती किसी लड़की को कोई नहीं टोक रहा था, मगर हिजाबी लड़की के सब पीछे पड़ गए थे। क्या लोगों ने समझ लिया है कि वो कहेंगे हम ईमान लाए और वो आजमाए ना जाएंगे? वो अपने आंसू अंदर ही उतार रही थी। लड़कियां रक्स के लिए पोजीशन संभाले खड़ी थी। मूवी मेकर का कैमरा रेडी था। इसने रुख मोड़ लिया। अंदर ही अंदर लरज रहा था कि वो किसी को मना नहीं कर सकती थी। इसकी कोई सुनता ही नहीं। तबाही कितनी करीब थी और सब बेखबर थे। हराकितस की दायमी आग, भड़कते अलाव, दहकते अंगारे। इंसान भी खुद अपने लिए क्या क्या कमा लेता है, और यादें भी कितनी अजीब होती हैं। जब बंदा अंधेरे से नूर में आता है तो हर शय समझ में आने लगती है। इसे याद आ रहा था कि शरिया एंड लॉ के दूसरे सेमेस्टर में असूलुद्दीन डिपार्टमेंट के ही एक प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी ने यूं एक किस्सा सुनाया था। इसे वो किस्सा आज पूरी जुजियात के साथ याद आ रहा था। मेरी बेटी की जब शादी होने लगी तो मैंने इसे मना किया कि बेटा मूवी और फोटो सेशन वगैरह मत करवाना, मगर वो मुझसे बहुत खफा हुई। वो मुझसे लड़ती रही कि अब्बा, मैंने हमेशा पर्दा किया, आपकी सारी बातें मानी, अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, ये मुझे कर लेने दे। मैं खामोश हो गया, इसरार नहीं किया।
मैं जबरदस्ती का कायल नहीं था। शादी हुई, इसके ससुराल ने फोटो सेशन का मुकम्मल इंतजाम करवा रखा था। मैं चुप रहा। शादी के चौथे रोज मैं अपने कमरे में आराम से कुर्सी पे बैठा था कि मेरी बेटी आई और मेरे कदमों में बैठकर चुपचाप रोने लगी। मैंने बेहतर पूछा कि क्या हुआ। इसने कुछ नहीं बताया, बस यही कहा, अब्बा आप ठीक कहते थे। मेरी बेटी के आंसू मेरे दिल पे इस दिन से गड़ गए और यही सोचता हूँ कि पता नहीं हम अपनी खुशी के मौके पे अल्लाह को नाखुश क्यों कर देते हैं। जब डॉक्टर अब्दुल बारी ने वो किस्सा सुनाया था तो इसने चंद हिजाबी लड़कियों की आंखों से आंसू गिरते देखे थे। तब कंधे उचकाकर वो हैरान होकर सोचती थी कि वो यूं क्यों रो रही हैं। इसे अब पता चला कि वो क्यों रो रही थी। फंक्शन खत्म होने तक इसका दिल अचाट हो चुका था। रात अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने वो बालियां तारे फेंके बेदिली से खड़ी थी। कच्चे सेब के रंग का दुपट्टा कंधे पे था और बाल खोलकर आगे को डाल रखे थे। बहारें भी इसकी नकल में घुंघराली पोनी आगे को डाल लेती थी। पता नहीं वो बहनें फोन क्यों नहीं उठाती और मेल का जवाब भी नहीं देती। खैर 2 हफ्ते ही तो रह गए थे, जाकर पूछ लूंगी। दरवाजे पे दस्तक हुई, वो चौंकी। वो आगे बढ़कर दरवाजा खोला। वहां जहान खड़ा था, ज़मुर्द रंग कुर्ता और सफेद शलवार पहने। पता नहीं कहां से कुर्ता खरीद कर लाया था, मगर अच्छा था। आस्तीन आदतन कोनियों तक मुड़े वो हाथ में 2 मग लिए खड़ा था। कॉफी पियोगी? वो फिर से वही दोस्ताना अंदाज वाला जहान सिकंदर बन चुका था। मैं सोने से पहले कॉफी नहीं पीती, कह देने के बाद इसे लहजे की सर्द मैरी का एहसास हुआ तो रुके, फिर जबरदस्ती मुस्कुराई। हाँ, लेकिन अगर इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ, मैकेनिक और कारपेंटर ने बनाई है तो जरूर पीऊंगी। तो मैं ग्लास का इजाफा करते करते रह गई। क्रिमिनल। वो मुस्कुराया तो हया की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या मुझे इस लफ्ज का इजाफा करना चाहिए? हम इस बारे में बात कर सकते हैं। 2 हफ्ते बाद इसे बिलाखिर इसके मुतालिक बात करने का ख्याल आ ही गया। ठीक है, छत पे चलते हैं। इसने कानों से बालियां नहीं उतारी जिनमें मोती परोए हुए थे, जहां के मोती। वो सच नहीं बोलता था तो इसके मोती कैसे निकल आए? वो इन 2 हफ्तों में यही सोचती रही। ना महसूस तौर पर भी अब्दुर्रहमान पाशाह से मुत्तफिक थी कि वो सच्चे मोती ही थे, मगर जहान को तो याद भी नहीं होगा कि ये वही मोती हैं। जहान को तो याद भी नहीं होगा कि ये वही मोती हैं। छत पे अंधेरा था। दूर नीचे कॉलोनी की बत्तियां जल रही थी। वो दोनों मंडेर के साथ लगे झूले पे आ बैठे। हल्का हल्का हिलता झूला इनके बैठने से बिल्कुल थम गया। हया ने कॉफी का मग लबों से लगा लिया। अच्छी बनी है। आखिर इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ, मैकेनिक और कारपेंटर ने बनाई है। ओह, तुमने भी क्रिमिनल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि मैं क्रिमिनल हूं भी नहीं। क्या तुम्हें मेरा एतबार है? हाँ। इसने सोचने का वक्त भी नहीं लिया। सामने दीवार पे अब्बा के गमलों से ऊपर इन दोनों के साए गिर रहे थे। पौधों की टहनियों से ऊपर वो अजीब सी हैयत बना रहे थे। ठीक है, फिर तुम मुझे बताओ कि तुम उस शख्स को कैसे जानती हो जो उस रोज मेरे साथ था? अब्दुर्रहमान पाशा, उम्मतुल्लाह हबीब पाशा का बेटा। इसने आने का पूरा नाम लिया। वो जरा चौंक कर इसे देखने लगा। हाँ, तुम कैसे? लंबी कहानी है, सुनोगे? इसने बेनियाजी से शानों को जुम्बश देकर बोला। वो सामने दीवार पे ही देख रही थी। इसने दूसरे साए को असबाब में सर हिलाते देखा तो वो कहना शुरू हुई। अपने साए के हिलते लब दिखाई नहीं दे रहे थे, ना ही कान में पड़ी बाली के मोती की चमक। अगर दिखाई दे रही थी तो वो परेशानी, अजियत और इस्तराब जिसे वो पिछले 5 माह से अपने दिल में छुपाए हुए थे, जिसका एक हिस्सा इसने डीजे के साथ बांटा भी था और अब इसने पूरा ही बांट दिया। सबान जी की तरफ से मेल वसूल होने वाली रात, जब पहली दफा फूल आए थे, और इससे लेकर उस रोज के वाकये तक इसने सब कुछ कह सुनाया। वो बिल्कुल खामोशी से सुनता रहा। अगर बोला तो सिर्फ उस वक्त जब इसने इस्तकलाल जदीसी में पाशा के चेहरे पे कॉफी उलटने का वाकया बताया। अच्छा, तुमने पाशा बे के ऊपर कॉफी उलट दी? वो जैसे बहुत महसूस हुआ था। हाँ, तुम इसे पाशा बे क्यों कहते हो? इसे सब पाशा बे कहते हैं, मिस्टर पाशा। शौक है खुद को मिस्टर कहलवाने का इसे। कॉफी के मग खाली होकर जमीन पे पड़े थे। दीवार पे साए वैसे ही चिपके बैठे थे। सारी दास्तान सुन रहे थे। पौधे भी मुतवज्जा थे। जब वो खामोश हुई तो वो जैसे सोचते हुए बोला, यानी
कि इसने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, मगर मैं सिर्फ एक बात नहीं समझ सका। इतना सब कुछ हुआ और तुमने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, क्यों? तुमने किसी से मदद क्यों नहीं ली? मैं कभी भी इनको ये सब नहीं बता सकती थी जहां। अब तो मामला खत्म हो गया है, मगर ये शुरू हुआ था तो मुझे तुर्की जाना था। अगर मैं बताती तो वो मुझसे फोन ले लेते और घर से निकलने पे पाबंदी लगाते थे। तुर्की तो जाने का सवाल ही नहीं था। वैसे भी मैं जानती थी कि जो मेरे घर के अंदर फूल रख सकता है, मेरे फोन में ट्रेसर लगवा सकता है, इसके खिलाफ अब्बा भी कुछ नहीं कर सकते। और अब्बा को बताने का मतलब था कि ताया फुरकान को भी बता देना, यानी पूरे खानदान में तमाशा। अब्बा ताया अब्बा को ना बताएं ये हो नहीं सकता, और इतनी बहादुर तो मैं थी ही कि खुद अपने मसाइल हल कर सकती हूँ। सो तो है। इसने सर हिलाकर इतराफ किया। क्या तुम वाकई जानना चाहती हो कि मैं पाशा बे को कैसे जानता हूँ? देख लो, तुम ना भी बताओ तो मैंने जान तब भी लेना है। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये एतमाद। वो पहली दफा हंसा था और वो हौले से मुस्कुरा दी। असल में मैंने कुछ अरसा होटल ग्रैंड पे काम किया है, इसलिए मैं इसका सो कॉल्ड भाइयों को करीब से जानता हूँ। ये सगे भाई नहीं हैं, ये माफिया भाई हैं, एक ही माफिया फैमिली का हिस्सा। मगर ये बात अदालार में अगर कोई मेरे अलावा जानता है कि वो सगे भाई नहीं है तो वो उम्मतुल्लाह हबीब पाशा हैं। खैर, मेरा पाशा से कुछ मसला हो गया और मैं इस्तकलाल स्ट्रीट पे आ गया। वो रेस्टोरेंट इसी का है और वो औरत जिसको मैं अपनी लैंड लेडी बताता हूँ उसको वही भेजता है। वो इसकी साथी शेयर होल्डर है। वो मुझे रेस्टोरेंट की किस्तों के लिए तंग नहीं करता। ये मैंने झूठ बोला था, सॉरी। मगर इसने मेरे जिम्मे एक काम लगाया था जो मैं नहीं कर सका, जिसकी वजह से इस रोज हमारी तख्त कलामी हुई थी। कौन सा काम? वो चौकी। वो अपनी फैमिली को बैरून मुल्क शिफ्ट करवाना चाहता था। इसके लिए इस मुल्क की जाली दस्तावेजात और नई शनाख्तें चाहिए थी। मैं अपने एक दोस्त से इसके लिए वही बनवा रहा था। एंड थैंक्स टू यू मैंने अब वो बनवा दिया और इसकी फैमिली तुर्की से जा चुकी है। क्या? इसे झटका लगा। आयशा और बहारे चली गई? वो तो आयशा और बहारे सबको जानता था। हाँ, मजीद मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए इस मौजू को खत्म कर दो। और वो इसका भाई, वो कहाँ चला गया? मैं नहीं जानता वो अब कहाँ है। इसने शाने उचका दिए। वो जैसे इस मौजू से बचना चाहता था। फिर हया ने देखा इसका साया उठ खड़ा हुआ, पौधों के ऊपर से होता पूरी दीवार पे फैल गया। इसने साए में इसका चेहरा तलाशने की कोशिश की, मगर नाकाम। कितना सच था कितना झूठ, साए में सब गड़बड़ हो चुका था। तुम क्या करते फिरते हो जहान? मुझे यकीन है तुम क्रिमिनल नहीं हो, मगर ऐसे लोगों से ताल्लुक भी नहीं रखना चाहिए। जो आपका हुक्म। साया मुस्कुराया। वो बहुत तासुब से सर हिलाकर रह गई। इसकी सारी कथा सुनकर भी वो अपनी दफा फिर बहुत कुछ छुपा गया। और आयशा और बहारे वो कहाँ चली गई थी? वो दोनों आगे पीछे जीने उतरते नीचे आ रहे थे जब इसने अब्बा को लॉन्च में खड़े अपनी जानी मुतवज्जा पाया। जहां? वो सिर्फ जहां की तरफ मुतवज्जा थे। जी मामू। वो पुरसुकून अंदाज में कदम उठाता सीढ़ियों से नीचे इनके पास जा रहा था। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। वो बहुत संजीदा लग रहे थे। वो पहली सीढ़ी पे रेलिंग पे हाथ रखे खड़ी इनको देखने लगी। मैं सुन रहा हूँ। तुम रुहेल से अनटच हो, मैं जानता हूँ, मगर क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहो जो मैं नहीं जानता? जहां ने लम्हे भर की खामोशी के बाद नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। यानी कोई बात है? मामू, मैं दूसरों के मामले में मुदाखलत कभी नहीं करता, इसलिए खामोश रहूंगा। अलबत्ता आप अपने तौर पर किसी से भी पता करवा सकते हैं। पता करवा लिया था, तुमसे तस्दीक चाह रहा हूँ। बहरहाल मुझे अपना जवाब मिल गया है, तुम आराम करो। इसका शाना थपथपाकर वो आगे बढ़ गए। इसके चेहरे की संजीदगी इस तरह पहले से बढ़ चुका था। जहां वापस सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया कि इसका कमरा ऊपर था। वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ? जवाबन जहाने से शाने चुकाए। तुम्हें पता चल जाएगा, अब जहन पे जोर मत दो, सो जाओ। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। साया गायब हो गया। रोशनी आया थी। वो
उलझी हुई वापस कमरे में आई थी जहां सिकंदर के साथ रहने का मतलब है इंसान बहुत से राजों के साथ रहे और फिर सब्र से इनके खुलने का इंतजार करे। वो तमाम सोचों को जहन से झटक कर आयशे को ईमेल करने लगी। नेक्स्ट पार्ट। जहां ने ठीक कहा था कि इसे पता चल जाएगा, मगर हया को अंदाजा नहीं था कि इसे इतनी जल्दी पता चल जाएगा। उसी रात वो अभी कच्ची नींद में ही थी कि सबीन फुप्पो ने परेशानी के आलम में झंझोड़ कर इसे उठाया। हया जल्दी उठो। वो हड़बड़ा कर उठी, समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तुम्हारे अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है, चलो अस्पताल चलना है। वो फटी फटी निगाहों से फुप्पो को देखने लगी। जिंदगी एक दफा फिर इस्तकलाल स्ट्रीट में पहुंच गई थी। इसके सामने डीजे गिरी थी और किसी का जूता इसकी ऐनक पे आया था। एक आवाज के साथ ऐनक टूटी थी और वो आवाज कान सूझने की होती है। वो आवाज जो जिंदगी की डोर टूटने की होती है। नेक्स्ट पार्ट।